नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के स्काई सीरीज में आपका स्वागत है। स्ट्रेंथन योर नॉलेज एंड यर्न फॉर मास्टरी। पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए थे, जहां हर क्वेश्चन ने एक कंसेप्ट आपको सिखाया होगा। आज के सेशन में हम उसी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और नए पीवाईक्यूज के साथ थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हुए और समझते हैं कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या टेस्ट करेगा। याद रखिएगा, जेईई हो या नीट, पीवाईक्यूज केवल क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको अच्छी रैंक तक पहुंचने का शॉर्टकट है। तो अपनी नोटबुक्स रेडी कीजिए और लॉज ऑफ मोशन पे अपनी ग्रिप को मजबूत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 किलोग्राम एंड अ वर्टिकल रफ वॉल इज 0.2. द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट एडहेयर टू द वॉल विल बी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। एक ब्लॉक को एक दीवार पे फोर्स लगाकर रेस्ट में रखा जा रहा है, इसी को एडहेयर कहा गया है कि वो चिपका रहे। और अगर आप फोर्स F लगा रहे हैं, इस पे हॉरिजॉन्टली नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। स्लाइडिंग टेंडेंसी बॉडी की डाउनवर्ड्स होगी क्योंकि इस पर फोर्स mg लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर होगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि रोकने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स होती है, उस मैक्सिमम फोर्स को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फोर्स विच द सरफेस विल अप्लाई, वो मैक्सिमम फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू होती है और नॉर्मल इस केस में F के बराबर है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी के पास, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एफ। अब आपको ये पता करना है कि बॉडी नीचे ना गिरे, उसकी कंडीशन क्या है। तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg, बिकॉज खींचने वाली फोर्स mg है और रोकने वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है। हेंस वी कैन से म्यू एफ शुड बी ग्रेटर देन mg, दैट मींस म्यू शुड बी ग्रेटर देन mg बाय f। हो सके तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नाउ कैलकुलेट करना है, दैट मींस f शुड बी ग्रेटर देन mg बाय म्यू। सो f की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन मास इज 0.5 into g and mu is 0.2. This is the answer। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। एक बहुत अच्छा और बहुत बेसिक क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम moving on a horizontal surface with a speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from x equal to 0.5 to x equal to 1.5 meter. Retarding force in this range is minus kx where k is 12. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स पीछे की तरफ लगेगी और उसकी वैल्यू है 12 into x. The speed of block as it just crosses the rough surface. यहाँ पर आप देखिए, हमें अप्लाई करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। हाउएवर आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम की बजाय इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके। बिकॉज हम लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये लॉज ऑफ मोशन से ही बताऊंगा। जब वर्क एनर्जी थ्योरम के पीवाईक्यूज करेंगे तब ये क्वेश्चन फिर आएगा, तब मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से बताऊंगा। अभी पहले इसका रिटार्डेशन देखिए। अगर रिटार्डेशन की बात करते हैं तो रिटार्डेशन विल बी 12x अपॉन मास इज 2 which is equal to 6x. Now acceleration is not constant, acceleration is variable. Hence आप इस केस में v square equal to u square plus 2s या s equal to ut plus half it square मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वो केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अप्लाई होते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन x का एक्सप्रेशन है, x का फंक्शन है। दैट मींस अगर आपको इस केस में आगे बढ़ना है तो वी विल राइट दैट v dv by dx, जो कि एक्सेलरेशन का ही एक फॉर्मूला है, इक्वल टू माइनस kx by m, फोर्स अपॉन m। फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट v dv इक्वल टू माइनस 12x by 2 dx। लिमिट उसकी लगती है जो x के साथ होता है। सो LHS में लिमिट लगेगी बिकॉज x वेरी कर रहा है 0.5 से 1.5, इट विल बी 0.5 टू 1.5। फिर एक बार बता रहा हूँ, लिमिट उसकी लगती है जो d के साथ होता है, और लिमिट ऐसे लगती है कि फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक पूरा कवर हो जाए। एंड वेलोसिटी इनिशियल आपको 4 दे रखा है, फाइनल मान लेते हैं v है। सॉल्विंग इट फर्दर, v dv को इंटीग्रेट करने पे v स्क्वायर बाय 2 आएगा, 4 से v और माइनस 6 x dx को इंटीग्रेट करने पे भी x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0.5 से 1.5। अब अगर आप इसको और आगे लेकर जाते हैं तो v की जगह आपको इंटीग्रेशन आई गेस सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। विल माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर 3 रह गया, 6 2 से कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी माइनस ऑफ 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, माइनस 6 इंटू 2, बिकॉज 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग इट फर्दर v स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12, दैट मीन्स v आ गया रूट ऑफ 4 2 मीटर पर सेकंड। आंसर ये आएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन जो जनरली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय अ फोर्स F acting at an angle 30 degree. Mu s equal to 0.25. The block will just start to move for the value of F. In this case, अगर आप इसका FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे tan g that means mg, ऊपर नॉर्मल, ऊपर F का sin थीटा कंपोनेंट और F का cos थीटा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली एंड फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें ये बात पता है कि जब बॉडी चलने वाली होती है तब फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पर होता है। उसके लिए हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले अपन एक बार n कैलकुलेट करते हैं। n कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अपन लगाएंगे n प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 10g। g को अगर 10 ले लेंगे तो n आ जाएगा 100 माइनस एफ साइन 30 इक्वल टू f/2। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि म्यू एस एन होता है दैट विल बी म्यू एस, देखिए आपको 0.25 दिया है, 0.25 इंटू एन की वैल्यू इज 100 माइनस f/2। अभी इसको यहीं पे रहने दीजिए, हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। नाउ आफ्टर दैट हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू मूव, दैट मींस f cos थीटा खींचने वाली फोर्स, टू मूव वी विल से खींचने वाली फोर्स f cos 30 शुड बी इक्वल टू रोकने वाली मैक्सिमम फोर्स जो कि है 100 माइनस f/2 अपॉन 4। 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, दैट मींस 4f cos 30 रूट 3/2 बनेगा इक्वल टू 100 माइनस f/2। इसको और सॉल्व करें, रूट 3/2 इंटू 4 सॉल्व करने पे ये अराउंड 3.96 f इक्वल टू 100, तो f आ जाएगा 100 अपॉन 3.96 और देखिए 100 अपॉन 4 होता है 25, सो इट विल बी थोड़ा सा ज्यादा 25 से 25.2 न्यूटन। दिस इज द आंसर। अगेन ये सेट ऑफ क्वेश्चंस दोनों तीनों जो अभी तक हमने किए हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एक बार अपना पेन कॉपी लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को खुद एक बार फिर कीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m slides down the plane inclined at an angle 30 degree with an acceleration g/4. The value of coefficient of kinetic friction. देखो इन सच केसेस नीचे की तरफ mg sin थीटा और ऊपर फ्रिक्शन, क्योंकि ये चल भी रहा है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली म्यू mg cos थीटा आएगा। सो एक्सीलरेशन को आप लोग लिख पाएंगे अगर आप बेसिक से भी करते हैं इसमें, सो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma, दैट मींस a फाइनली g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा आ जाता है। और ये आपको याद भी होना चाहिए, ये कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो आप बार बार डिराइव करें, आपको याद होना चाहिए। आपसे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है, एक्सीलरेशन g/4 दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। g/4 इक्वल टू g sin 30 माइनस म्यू cos 30, g से g कैंसिल्ड आउट। अगर g से g कैंसिल्ड आउट हो गया, यहाँ से sin 30 की जगह 1/2 माइनस म्यू रूट 3/2 इक्वल टू 1/4। और अगर आपको म्यू कैलकुलेट करना है फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, रूट 3 म्यू बाय 2 इक्वल टू 1/4, दैट मींस म्यू विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1/2 रूट 3। सॉल्व एक बार खुद कीजिए एंड दिस इज द आंसर। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, पूछा आगे भी जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table is, total length 6 मीटर है इसकी। मान लीजिए x लेंथ हैंग कर रहा है, that means 6 माइनस x लेंथ अभी भी टेबल पर है। अब ऐसे केसेस में जब आपको फ्रिक्शन दिया हो तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अगर किसी भी रफ सरफेस पे एक मास m1 है और पुली के थ्रू दूसरा मास m2 सस्पेंडेड है and both the masses are connected via a string, ये म्यू दिया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, this system will move when m2 equal to म्यू m1, क्योंकि खींचने वाली फोर्स जो इसको ड्राइव करेगी that will be m2g और फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगी that will be म्यू m1g। चलना तब शुरू करेगा जब m2g रोकने वाली मैक्सिमम फोर्स म्यू m1g के बराबर होगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से देखें, अगर मान लीजिए लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, आप ये मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम से भागिए मत, ये बहुत काम आते हैं, इनको डिफाइन कर लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो मास टेबल के ऊपर होगा उसको आप लैम्डा इंटू 6 माइनस एक्स लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और जो मास लटक रहा है, जो हिस्सा सस्पेंडेड है रॉक चेन का, उसका मास ऑटोमेटिकली लैम्डा इंटू एक्स आएगा। दैट मींस टू मूव हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं, लैम्डा एक्स इक्वल टू म्यू लैम्डा 6 माइनस एक्स, एक्स लैम्डा से लैम्डा गया, एक्स अपने को कैलकुलेट करना है, एक्स इक्वल टू म्यू की जगह 0.5 इंटू 6 माइनस एक्स, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 मीटर। तो मूव करने के लिए कम से कम 2 मीटर लेंथ सस्पेंडेड होनी चाहिए। दैट मीन्स पक्की बात है कि अगर आप इसको रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो 2 मीटर इज द मैक्सिमम लेंथ। आप चाहें तो इसको इस शॉर्टकट से ना करके
पूरा ये भी देख सकते हैं कि कितना मास सस्पेंडेड है, कितना मास ऊपर है, फ्रिक्शन कितना लगेगा, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट यही वाला आएगा, आपको करना यही पड़ेगा उसमें भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और कुछ हद तक रिलेटिव मोशन सबका यूज है इसमें। और बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। दैट मींस इनिशियली बैग रेस्ट पे है, बैग नहीं मूव कर रहा, लेकिन कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड। कन्वेयर बेल्ट वो बेल्ट होती है जो कि एयरपोर्ट वगैरह पे आपने देखी होगी, जो ऑटोमेटिकली खुद मूव करती है और उस पर रखा सामान भी मूव कर रहा होता है। कोयला एक से दूसरी जगह ले जाने के काम भी आता है। ये कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और उस पर आपने बैग रख दिया। दैट मींस इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है इसकी, लेकिन फाइनली फ्रिक्शन इन चीजों को एडजस्ट कर देगा और कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ ब्लॉक ने भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना है। दैट मींस फाइनली दोनों ही 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएंगे। इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द कन्वेयर बेल्ट, वो तो होगा ही। अगर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ब्लॉक रेस्ट पे है तो स्लिपिंग तो होगी, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल रहे होंगे। लेकिन फाइनली ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, मतलब बैग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बेल्ट बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग। ऑन द बेल्ट मतलब विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट पूछा। अब याद देखिएगा कि मैं इसको करूंगा ही कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में, आपका काम इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पहले अपन ये देखते हैं कि इस पर फोर्स कौन सी लगेगी। बैग पर फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, जो की होगी म्यू एम जी, एंड इसीलिए एक्सेलरेशन आएगा म्यू जी। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये, कि जब भी किसी मूविंग सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है और रफ होता है, तो इन दैट केस जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो म्यू जी होगा। और इस केस में तो स्लिपिंग हो रही है, इसलिए पक्की बात है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी लगेगा और एक्सेलरेशन म्यू जी लगेगा। विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, अगर आप बेल्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेल्ट की वेलोसिटी वैसे 2 मीटर पर सेकंड है। सो ब्लॉक जो रेस्ट में था उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फाइनली क्योंकि बेल्ट और ब्लॉक दोनों 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो फाइनली बैग या ब्लॉक जो भी है वो रेस्ट में आ जाएगा। सो इस केस में आप यहां पर देखेंगे तो इस पर एक्सिलरेशन इसका म्यू जी होगा। आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, बहुत आसानी से आप डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाकर, वी की जगह 0, यू की जगह 2, एक्सिलरेशन की जगह माइनस म्यू इंटू जी। म्यू इज 0.4, जी को 10 ले लेते हैं, इंटू एस। सो एस आ जाएगा 4/2 इंटू 4, दैट इज 1/2 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर। अभी तक हमने आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में सबसे ट्रिकी, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जैसे मैं करा रहा हूं वैसे तो कीजिए ही, ग्राउंड के फ्रेम में भी करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of static friction 1/√3. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force. देखो कहीं नहीं लिखा है इसमें कि हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, उसने कहा है कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स होनी चाहिए। मान लीजिए आपने ये थीटा एंगल पे एक फोर्स लगा दी। अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसका एफबीडी में यहाँ पर फोर्स लगेगी एफ कॉस थीटा एक्सटर्नल फोर्स, अपवर्ड फोर्स एफ साइन थीटा के साथ नॉर्मल, डाउनवर्ड फोर्स mg और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन। नाउ आपको पता है कि फ्रिक्शन के केसेस में सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहिए। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आप कर ही तब पाएंगे ढंग से जब आप पहले नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, भले ही उस क्वेश्चन में फ्रिक्शन लिमिटिंग हो या ना हो। नाउ इन दिस केस अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो m प्लस एफ साइन थीटा mg के बराबर होगा। दैट मीन्स n ऑटोमेटिकली mg माइनस एफ साइन थीटा आएगा। दैट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा आएगा। अब अगर आपको ये बॉडी चलानी है तो आप ये भी बात जानते हैं कि चलाने के लिए खींचने वाली फोर्स रोकने वाली मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। और खींचने वाली फोर्स यहाँ पर है एफ कॉस थीटा और रोकने वाली फोर्स है म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। दैट मीन्स एफ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विच इज इक्वल टू म्यू mg। अब यहां से आप पहले तो एफ कैलकुलेट कर लीजिए। एफ आ जाएगा म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखिए ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब यहां तक अपने आप में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। देखो इसमें 2-3 ट्रिकी चीजें हैं। पहला, फोर्स हॉरिजॉन्टल कहीं भी नहीं दे रखा है, आपको केवल बोला कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स अप्लाई करनी है। हमने फोर्स मान लिया थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो फोर्स आया म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। नाउ थीटा भी तो नहीं दिया इसने, तो इसमें भी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि थीटा इज आल्सो वेरिएबल। दैट मींस वी विल राइट एफ इज मिनिमम व्हेन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मैक्सिमम। और कोई भी यहाँ पे एक नोट, कोई भी a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगी।
दैट मींस f की मिनिमम वैल्यू म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगी। इस क्वेश्चन में मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट कि जब फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लगकर किसी और डायरेक्शन में लग रही हो, ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा में मैक्सिमम वैल्यू ये होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा की ये होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू फोर्स की ये होगी। अब आप देखिए पहले दिया क्या है आपको, हो सके तो इसको याद रखिएगा। आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि म्यू 1/√3 है और मास 1 किलोग्राम है। दैट मींस एफ मिनिमम, क्योंकि म्यू 1/√3 है, 1/√3 मास 1 है 1g अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। द आंसर विल फाइनली बी ऊपर g नीचे √3 के साथ साथ 4/√3, √3 से √3 के आंसर इज g/2, g/2 आएगा 5 न्यूटन। बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसको रोक के बार बार कीजिए जब तक आपसे खुद कॉन्फिडेंटली होने ना लग जाए। मैं अगले क्वेश्चन पे अभी आ रहा हूँ। देखो काफी हद तक ना पिछले क्वेश्चन जैसा है। फ्लोर वाइल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f इज अप्लाइड टू इट, थीटा दे रखा है, इस बार थीटा दे रखा है, आपको म्यू के दे रखा है, एक्सेलरेशन पता करना है। FVD फिर से पुराना वाला ही, f cos थीटा इधर, f sin थीटा यहाँ पर, म्यू n इधर होगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अगेन नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो अपन लिखेंगे n प्लस n sin थीटा इक्वल टू mg। दैट मींस n विल बी इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। दैट मींस f लिमिटिंग इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब म्यू के इस केस में mg माइनस f sin थीटा। आई एम सॉरी, हम f काइनेटिक कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिटिंग नहीं, क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। नाउ अब बिकॉज खींचने वाली फोर्स f cos थीटा है तो अपन लिख देंगे f cos थीटा माइनस म्यू mg माइनस f sin थीटा इक्वल टू ma। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट f by m cos थीटा माइनस म्यू g माइनस f by m sin थीटा। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। देखिए अगर दोनों साथ चलेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स हैं 2 और 8 किलोग्राम के, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m विल मूव टुगेदर, मतलब दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अब दोनों ब्लॉक साथ में तब चलेंगे जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ m एक बार अपन निकाल लेते हैं। ये बताइए कि m की ड्राइविंग फोर्स कौन सी है। ऊपर वाले ब्लॉक को केवल एक ही फोर्स चला रहा है, वो है फ्रिक्शन, कोई और फोर्स नहीं चला रहा है ऊपर वाले ब्लॉक को। और अगर फ्रिक्शन चला रहा है तो बेटा फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि होता है म्यू एस एन, मतलब इस केस में म्यू एस mg। दैट मींस ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है। दैट मींस मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये केस ध्यान से समझ लीजिए कि ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन है और नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। ऐसे केस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस पर दोनों साथ चलते हैं वो म्यू जी आता है एंड मैक्सिमम फोर्स जिस पर दोनों साथ चलते हैं वो आता है म्यू एस m1 प्लस m2g, जहां पर m1 ऊपर वाले ब्लॉक को और m2 नीचे वाले ब्लॉक को बोल रहा हूँ। प्लीज इसको याद रखिएगा, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कहते हैं इसको। कहीं पर भी 2 ब्लॉक्स हैं, नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रही है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस पर दोनों साथ चलेंगे दैट इज म्यू जी एंड मैक्सिमम फोर्स जिस तक दोनों साथ चलेंगे दैट इज म्यू एस m1 प्लस m2g। सो इस केस में आंसर आ जाएगा म्यू एस की जगह तो 0.5 पुट करना है, m1 प्लस m2 10 इंटू जी, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। हाउएवर अगर आप जी को 9.8 लेंगे तो 50 न्यूटन ना बन के 49 न्यूटन आ जाएगा। आंसर इज सी। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत काम का है, प्लीज इसके फॉर्मूले को याद कर लीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैरिंग ए मंकी ऑन द शोल्डर डस साइक्लिंग स्मूथली on a circular track of radius 9 and complete 120 revolution in 3 minutes. Centripetal acceleration v square by r या ओमेगा स्क्वायर r दोनों से आ सकता है। पहले ओमेगा पता कीजिए। आपको कहा गया 120 रेवोल्यूशन मतलब 120 into 2 पाई रेडियन और 3 मिनट मतलब ओमेगा बिकम्स 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। एक बार चेक कर लीजिए, 120 बाय 3 40 और 40 बाय 60 2 बाय 3 into 2 पाई दैट इज 4 पाई बाय 3। नाउ AC इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर बाय r 4 पाई बाय 3 स्क्वायर इनटू रेडियस इज 9, AC आ गया 16 पाई स्क्वायर। एक बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अ कार ऑफ 800 किलोग्राम इज टेकिंग टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर and angle of banking 30 degree. Coefficient of static friction is 0.2. Maximum speed with which the car can negotiate. पिछली बार अपन ने मैक्सिमम स्पीड की हुई थी। ऐसे केसेस में जहां पर बैंकिंग भी होती है और फ्रिक्शन भी होता है, मैक्सिमम स्पीड इज म्यू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू
अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो बी मैक्स, देखिए फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। आर की जगह 300, जी को 10 ले लीजिए। 10 30 इज 1 बाय रूट 3 माई प्लस म्यू इज, शायद म्यू भी आपको रूट 3 दिया हुआ है, आई एम सॉरी म्यू आपको 0.2 दिया हुआ है, अपॉन में 1 माइनस 0 पॉइंट इंटू 1 बाई रूट 3। सॉल्व करने पे ये थोड़ा सा खैर कैलकुलेशन इसकी लेंदी है। इट विल बी 1.37 अराउंड 51.4, 51.37 दैट इज 51.4। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुंचे और आई होप आपने पिछले लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। हर पीवाईक्यू आपको फिजिक्स मास्टर करने के स्टेप और पास लेकर आता है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम स्काई सीरीज के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक बार बार रिवाइज कीजिए इनको, कंसिस्टेंट रहिए और एम कीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।